नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ बुक कीपिंग, दैट इज पार्ट टू। तो ये जो है वो पार्ट टू का वीडियो है। अगर आपको पार्ट वन देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। आप पहले पार्ट वन जाके देखिए, फिर आप यहाँ आके पार्ट टू देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो लास्ट हमने ख़त्म किया था एक्सपेंसेस तक। अब आगे बात करते हैं इनकम्स। अच्छा, अब दोस्तों मुझे बताओ इनकम का मतलब क्या होता है। इनकम का मतलब होता है जो भी बिजनेस जो भी अर्निंग्स करता है। अब वो अर्निंग्स सेल ऑफ गुड्स से हो सकती है, सेल ऑफ सर्विसेज से हो सकती है, किसी इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट कमाया जा सकता है, किसी के बिजनेस का एजेंट बन के कमीशन कमाया जा सकता है। करेक्ट। तो इनकम का जो सोर्सेज है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए तो बात करते हैं इनकम। मान लीजिए आपके कस्टमर्स आपको दुकान में मिलते हैं और आपसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीद लेते हैं, तो बदले में आपको वो क्या देंगे? पैसा देंगे। तो वो जो पैसा आपने रिसीव करा है दैट इज योर इनकम। वो आपका क्या बन जाएगा? इनकम। तो चलिए पढ़ लेते हैं इनकम क्या होता है। इनकम इज अ रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। It is amount receivable or realized by selling of goods or services। या तो हम गुड्स सोल्ड कर सकते हैं या फिर सर्विसेज, या फिर दोनों भी, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों भी सोल्ड हो सकता है जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। करेक्ट। और अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एक्सेट्रा। करेक्ट। मान लीजिए आपने कोई भी एक प्रॉपर्टी को रेंट पे रख दिया, तो वहां से रेंट रिसीव करोगे, इवन दैट इज योर इनकम। दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम पार्ट। करेक्ट। तो इनकम समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज ड्राइंग्स। अब ये वो ड्राइंग्स नहीं है जो हम स्कूल में एक ब्लैंक पेपर पे दो पहाड़ बना के बीच में सन निकाल के पक्षी बना के वो जो बनाते थे, दैट इज नॉट। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ड्राइंग्स है ये कुछ और है। यहाँ पे ड्राइंग्स का मतलब होता है द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या था? कैपिटल का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे उल्टा पकड़ लो। जब भी कोई प्रोपराइटर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा फॉर देयर पर्सनल यूज, वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस के पैसे यूज करेगा तो उसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। सर सिर्फ पैसा यूज करे तो पर्सनल यूज, अगर बाकी चीजें यूज करे तो? मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है और यहाँ पे आपको एक एसी की जरूरत है। आपको अपने घर पे एक एसी की जरूरत है, तो आपने क्या किया? अपने ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से एक एसी उठा के अपने घर पे लगा दी। नाउ इवन दिस विल बी कंसिडर्ड एज ड्राइंग्स पार्ट। करेक्ट। हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस के कंप्यूटर को घर पे ले जाके उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया हो। तो यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूं तो ड्राइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स एंड असेट्स। ये तीनों में से कोई भी फॉर्म में आप ड्राइंग्स कर सकते हो। करेक्ट। तो ड्राइंग्स का मतलब पढ़ लेते हैं, आइए। द कैश, गुड्स और ड्राइंग्स withdrawn by proprietor for his personal use। ये वर्ड याद रखना, पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। क्लियर हो गया? चलिए ड्राइंग्स का मतलब भी क्लियर हो गया। आइए आगे बात करते हैं बैड डेट्स की। नाउ बैड डेट का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब होता है बुरा और डेट्स का मतलब होता है डेटर्स। अच्छा, डेटर्स का मतलब क्या हुआ? डेटर्स का मतलब होता है जिनसे पैसे लेने बाकी है। सो बेसिकली डेटर्स मींस कस्टमर्स ऑफ द गुड्स। करेक्ट। बिजनेस के कस्टमर्स जो होंगे वो डेटर्स होंगे। और अगर वो डेटर्स बैड निकल गए, सर बैड का मतलब होता है अगर डेटर्स हमें पैसे नहीं देंगे तो वो पैसा इररिकवरेबल हो जाएगा फ्रॉम डेटर्स। So that irrecoverable amount which is not receivable in future from debtors will be considered as bad debts। तो bad debt का मतलब पढ़ लेते हैं, जरा देखो। An irrecoverable amount from debtors is known as bad debts। अच्छा, तो ये bad debt हो जाना ये अच्छी बात है क्या बिजनेस में? बिल्कुल नहीं, ये एक लॉस हो जाएगा बिजनेस के लिए।
करेक्ट. सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉस फॉर द बिजनेस. चलिए, आई होप तीनों पॉइंट समझ में आ गए. इनकम्स, देन वी सॉ ड्रॉइंग्स, देन वी सॉ बैड डेट्स. नाउ कंटिन्यू. नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपने ये एक दुकान में गए और वहां पे दिखा है आपको बाय 2 गेट 1 फ्री, सेल ऑफ 50% ऑफ, सेल ऑफ 90% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री. तो ये क्या है? इसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट. इसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट. सो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना, टैग्स देख रहे हो, सेल ऑफ 50% ऑफ, सेल ऑफ 70% ऑफ, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 2. तो ये जो भी आप होर्डिंग्स देख रहे हो, ये क्यों लगाए जाते हैं? टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. तो ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है इसको बुक कीपिंग के लैंग्वेज में. ये जो होर्डिंग्स देख रहे हो आप, ये जो होर्डिंग्स पे पढ़ रहे हो आप, इसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट. करेक्ट. और ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि बिजनेस का सेल्स ग्रो करे, बिजनेस में सेल्स ज्यादा ग्रो करे. आप ये होर्डिंग्स देख के चले जाओगे, बाय 2 गेट 1 फ्री, यस डेफिनेटली. तो ये जो टैग्स जो दिए हैं आपको, ये जो टैग्स हैं, ये टैग्स जो है वो ट्रेड डिस्काउंट माना जाता है. तो चलिए पढ़ लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट को भी. आइए. इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स. जो भी लिस्ट प्राइस होगा उस पे ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है. दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज, सेल ऑफ गुड्स. परचेज और सेलिंग पे ये डिस्काउंट है. दिस डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज द सेल ऑफ बिजनेस. देखिए ये क्यों दिया जाता है? ताकि हमारे बिजनेस का सेल्स इंक्रीज हो सके. हेंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सर रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मान लीजिए आपने बाय 2 गेट 1 फ्री देख के दुकान में चले गए, तो क्या ये जरूरी है आप वहां पे जाके वो चीज खरीद ही लोगे? अगर आपको कन्वीनियंट लगा तो ही आप खरीदोगे, वरना आप बाहर आ जाओगे वापस. तो ये जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर वो होर्डिंग्स देख के वो चीज खरीद ही लेगा. दैट्स वाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. चलिए, तो जैसे ट्रेड डिस्काउंट होता है, वैसे ही एक और डिस्काउंट होता है, दैट इज कैश डिस्काउंट. नाउ कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब आप प्रॉम्प्ट इमीडिएट पेमेंट कर दोगे किसी भी चीज का, या फिर आपने कोई चीज बल्क में खरीदी हो, तो शॉपकीपर क्या करेगा? डिस्काउंट दे देगा. या हमारे बिजनेस से किसी ने बल्क में गुड्स खरीद लिया तो हम डिस्काउंट दे देंगे. दैट इज कैश डिस्काउंट. सो इवन कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट. ये क्यों दिया गया है? टू एनकरेज दी प्रॉम्प्ट पेमेंट. अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट कब कैलकुलेट किया जाएगा? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. सो कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग trade discount. Since it is a loss to the business, cash discount is recorded in the books of accounts. So cash discount is recorded in the books of accounts, but trade discount is not recorded in the books of accounts. Trade discount कभी रिकॉर्ड नहीं होगा, बट कैश डिस्काउंट हमेशा बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट term is solvent person. Now what do you mean by solvent person? मान लीजिए बिजनेस बंद हो रहा है, तो जिस दिन ये बिजनेस बंद हो रहा होगा उस दिन सपोज करते हैं इस बिजनेस के एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है. तो जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो सारे एसेट्स बेचने पड़ेंगे, और जितना भी बेच के पैसा मिला उनसे सारी लाइबिलिटीज को पे करना पड़ेगा. करेक्ट. तो सारी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए सारे एसेट्स बेच दोगे, तो एसेट्स का वैल्यू ज्यादा है और लाइबिलिटीज का वैल्यू कम है. तो ऐसे पर्सन जो होंगे वो सॉल्वेंट पर्सन कहलाएंगे, जिन बिजनेस के एसेट्स ज्यादा हो और जिन बिजनेस के लाइबिलिटीज कम हो. तो अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस का एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है तो वो एक सॉल्वेंट पर्सन कंसिडर किया जाएगा. दैट मीन्स
that business can pay all his liabilities at the time of winding up of business. Winding का मतलब होता है जब बिजनेस बंद करने के टाइम आ गया तो वो बिजनेस सारे एसेट्स बेच के सारी लाइबिलिटीज पे कर सके, दैट इज सॉल्वेंट पर्सन. चलिए पढ़ लेते हैं. इफ पर्सन्स एसेट्स आर मोर देन और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन. Solvent person is financially sound and in position to pay all his liabilities. जो मैंने आपको हिंदी में बताया वो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख के दे दिया है. करेक्ट. तो 16th पॉइंट इज सॉल्वेंट पर्सन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इनसॉल्वेंट पर्सन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनसॉल्वेंट पर्सन? अब सॉल्वेंट पर्सन में क्या था, एसेट्स ज्यादा थे, लाइबिलिटीज कम थी. तो इनसॉल्वेंट पर्सन में आप ही गेस कर लो क्या हो सकता है. लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी और असेट्स कम होंगे. जिन बिजनेस के लाइबिलिटीज ज्यादा होंगी और असेट्स कम होंगे मतलब वो अपनी लाइबिलिटीज को एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पे नहीं कर पाएगा अगर सारे असेट्स भी बेच दे तो. करेक्ट. तो उसे कहेंगे हम इनसॉल्वेंट पर्सन. सो अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज asset is an insolvent person. Such person's liabilities are more than his assets. Insolvent person is financially unsound. Financially वो इतना strong नहीं है and not in position to pay all his liabilities. मतलब वो अपने सारे assets बेच के भी सारी liabilities को पे नहीं कर सकता. तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा इनसॉल्वेंट पर्सन. क्लियर? आई होप सारी चीजें समझ में आ रही है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग ईयर. यस, अब बुक कीपिंग जो है वो हर अकाउंटिंग ईयर पे फॉलो करना पड़ता है, हर अकाउंटिंग ईयर में बनाना पड़ता है, हर अकाउंटिंग ईयर में मेंटेन करना पड़ता है. तो ये अकाउंटिंग ईयर क्या है? नाउ अकाउंटिंग ईयर इज ऑफ अ 12 months period. It is a period of 12 months for which accounts are maintained. हर 12 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग ईयर. और ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये दो टाइप्स के होते हैं. देखिए, फर्स्ट कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर एंड सेकेंड इज फाइनेंशियल ईयर. अब कैलेंडर ईयर तो समझ में आता है. कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है? 1st of January एंड एंड्स ऑन 31st of December. तो ये कैलेंडर ईयर का पीरियड हो गया. तो किसी भी अगर बिजनेस को कैलेंडर ईयर फॉलो करना है देन उनको क्या करना पड़ेगा? उनका बुक कीपिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से डेट से कौन से डेट तक मेंटेन करना पड़ेंगे? 1st January से लेके 31st of December एवरी ईयर. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइनेंशियल ईयर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर जो है वो मेजॉरिटी जो बिजनेस होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जिनको इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, तो वो सारे बिजनेसेस क्या करते हैं? फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं. एंड वो फाइनेंशियल ईयर 1st April से स्टार्ट होके 31st of March को खत्म होता है. करेक्ट. तो ये है अकाउंटिंग ईयर. इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी. नाउ कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है. फ्यूचर में हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी. तो सर ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा क्या? द आंसर इज नो. इसको एक नोट पे लिखना पड़ेगा. इसके लिए एक नोट लिखना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ये कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता. चलिए तो इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन. अ लाइबिलिटी which may arise in future depends on happening or non-happening of certain event is called as contingent liability. For example, a worker makes claim compensation of 5,000 rupees against business and the decision is pending in court. तो ये एग्जाम्पल क्या बोलता है? एक वर्कर जो है वो क्लेम कर रहा है अपना कंपेंसेशन. कब क्लेम करेगा 5,000 का क्लेम कंपेंसेशन?
जब वो कोर्ट में केस जीत जाएगा। तो अगर हमारा बिजनेस कोर्ट में केस हार गया तो हमें वो उस वर्कर को 5,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि ये 5,000 पे करना है या नहीं करना। तो दिस इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं आगे बुक कीपिंग। सर ये क्या, बुक कीपिंग का जो बेसिक जो है वो बुक कीपिंग से स्टार्ट होना चाहिए था, बट आपने बुक कीपिंग एकदम एंड में पढ़ा रहे हो। करेक्ट। सो बुक कीपिंग का मतलब, अब जितनी भी चीजें आपने 1 to 19 पढ़ी ना, उन चीजों का रिकॉर्ड्स रखना, दैट इज बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग का मतलब होता है, इन सिंपल वर्ड्स, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हमने ट्रांजैक्शन का मतलब समझा। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाउ क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज। हमें बुक कीपिंग कैसे मेंटेन करनी है, डेट वाइज बुक कीपिंग मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ये था बेसिक्स टू बुक कीपिंग, दैट इज पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। करेक्ट, तो आप वहां पे जाके उसका लिंक फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। करेक्ट, चलिए और भी इंटरेस्टिंग हमारे वीडियोस आते रहेंगे, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बटन दबा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए। करेक्ट, चलिए तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं बेसिक्स टू बुक कीपिंग। थैंक यू एवरीवन।